पेम्फिगस। ठीक है। तो पहले मैं बता दूं कि ये पेम्फिगस होता क्या है ना, और पेम्फिगस का मतलब क्यों है, इसका पेम्फिगस नाम क्यों रखा गया है। तो पेम्फिगस का एक्चुअली जो है ग्रीक में इसका मतलब है, तो पेम्फिगस इन ग्रीक, है ना, ग्रीक में हम लोग इसको बोलते हैं पेम्फिक्स। पेम्फिक्स, और जिसका मतलब होता है, मीन्स ब्लिस्टर। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर आप समझ गए ना, दाना, जो दाने जैसे निकल आते हैं, जैसे हम लोग जल जाते हैं या कभी आपने देखा हो। तो पेम्फिगस एक ऐसी बीमारी हो गई, दानों वाली बीमारी। और दूसरी ये ऑटो इम्यून डिजीज है। तो इसको अगर हम एक लाइन में लिखें तो हम लोग बोल सकते हैं कि पेम्फिगस इज ब्लिस्टरिंग, ब्लिस्टरिंग ऑटो इम्यून डिजीज। अब आप मतलब समझ गए, ऑटो इम्यून भी है और ब्लिस्टरिंग मतलब दानों वाली बीमारी। अब ऑटो इम्यून का मतलब आप लोग समझ लो क्या होता है। सारे बच्चों को पता होगा ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है ना। तो ऑटो इम्यून का मतलब होता है एंटीबॉडी का बनना। तो इसमें एंटीबॉडी बन जाती हैं, ऑटो एंटीबॉडीज कहलाती हैं। ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड, ऑटो एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट डेस्मोग्लिन। डेस्मोग्लिन, ये डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी हमारी बनने लगती है। ठीक है। अब बात आती है कि ये डेस्मोग्लिन क्या होता है ना, डेस्मोग्लिन क्या होता है। तो डेस्मोग्लिन एक तरीके का ग्लू है, गोंद है, गम है, जो कि हमारी स्किन की सेल्स को आपस में चिपकाए रखता है। तो डेस्मोग्लिन क्या है, मैं लिख देता हूं। तो डेस्मोग्लिन, इट इज ए ग्लू, है ना। ग्लू का मतलब जो चिपकाने वाले, जो हमारे पास जैसे गोंद वगैरह बोलते हैं ना। और इनका काम क्या है डेस्मोग्लिन का, दैट अटैचेज एडजेसेंट एपिडर्मल सेल्स, एपिडर्मल सेल्स वाया अटैचमेंट पॉइंट्स कॉल्ड एज डेस्मोसोम्स। ठीक है। तो जैसे मान लो ये स्किन की सेल्स हैं आपस में, ये सेल्स हैं, ये सेल्स क्या करती हैं आपस में, ये ऐसे करके ये अटैच होती हैं सब कहीं ना कहीं ग्लू फॉर्म में। ठीक है। तो एक दूसरे से क्या है, सब कनेक्टेड है। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ये डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम। ठीक है। और ये कैसे होती हैं, ये मेनली थ्रू डेस्मोग्लिन। वो पॉइंट्स हमारे डेस्मोसोम्स हैं और ये डेस्मोग्लिन। तो होता क्या है, ये हमारी इस डेस्मोग्लिन जो प्रोटीन है, इसी की अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। और इससे एंटीबॉडी बनने से ये हमारी क्या होंगी, डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये जो आपस में सेल के बीच में अटैचमेंट था, ये खत्म हो जाएगा। अब ये खत्म हो जाएगा तो ये सारी सेल्स हमारी क्या होंगी, लूज हो जाएंगी आपस में। लूज होने की वजह से वहां पे तुरंत क्या पड़ेगा, है ना, ब्लिस्टरिंग होने लगेगी, दाने पड़ने लगेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, तो क्या हो रहा है, ऑटो एंटीबॉडीज बन गई हमारी, ऑटो एंटीबॉडीज बन गई। इसने क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय डेस्मोग्लिन, डिस्ट्रॉय डेस्मोग्लिन। जब डेस्मोग्लिन हमारे डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब सेल्स हमारी अलग अलग होने लगेंगी। तो सेल्स बिकम सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। इससे क्या होगा, है ना, जो सेल के बीच में आपस में एक अटैचमेंट था, है ना, वो खत्म हो गया। तो लॉस ऑफ कोहेशंस, जो जुड़ी हुई थी आपस में बिटवीन सेल्स,
कोहेसेंस आपस में क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना, कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं एकैंथोलिसिस। एकैंथ, सेल आपस में अलग अलग अटैच होने लगे, सेपरेट होने लगे, इसको क्या बोलते हैं, एकैंथोलिसिस। और एकैंथोलिसिस होगा तो क्या होगा, है ना, ब्लिस्टर पड़ जाएंगे, दाने पड़ने लगेंगे। और ब्लिस्टर के बाद क्या होंगे, सोर, है ना, सोर हम लोग बोलते हैं घाव को, है ना, ब्लिस्टर हम लोग बोलते हैं दाने को। ठीक है, ये समझ में आया, तो बीमारी आपको समझ में आई। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये बीमारी हम लोगों की होती है। अब अगर आप देखो इस बीमारी में, तो इस टाइप के आपके, ये देखो, ये देख रहे हैं, या ब्लिस्टरिंग, ये दाने पड़ने लगे, ये दाने पड़ रहे हैं। ठीक है, ये दाने पड़ेंगे, फिर फूट जाएंगे, घाव बन जाएगा, घाव बनने के बाद क्रस्टिंग हो जाएगी। क्रस्ट समझते हैं, पपड़ी जिसे बोलते हैं, क्रस्ट। ये क्या बन गया, ये यहाँ पे क्रस्ट बन गया है, क्रस्ट। क्रस्ट हम लोग बोलते हैं पपड़ी, काली काली पड़ जाती है, जिसको हम लोग उखाड़ते रहते हैं, मजा आता है उखाड़ने में। ठीक है, तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे, पेम्फिगस वल्गेरिस। ये बैक का है ना, पीठ का है ना, और क्रेस्टेड एंड इंटैक्ट बुल्ली। इंटैक्ट का मतलब पूरे, बुल्ली का मतलब भी दाने होते हैं, क्रेस्टेड का मतलब क्रेस्ट बन गया, पपड़ी बन गई। तो ये पुरानी बीमारी हो गई है, थोड़ी क्रेस्टिंग हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया। इसके अलावा ये म्यूकस मेम्ब्रेन को भी इन्वॉल्व कर लेती है ना, तो ये भी ब्लिस्टरिंग हो गई। तो ब्लिस्टरिंग इन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां भी ब्लिस्टरिंग होने लगती है ना, जैसे ओरल कैविटी। अब यहाँ पे होने लगेगी तो क्या होगी, है ना, डिफिकल्टी होने लगेगी खाने में। अब मरीज खाएगा कैसे, इतने बड़े बड़े दाने निकल आने लगेंगे। ठीक है, तो डिफिकल्टी इन ईटिंग। ठीक है, तो ये होता है। यहाँ पे भी देखो, ये सब ब्लिस्टरिंग ही है ना, ये भी हमारा बैक का है ना, बैक, ब्लिस्टरिंग इन बैक। बैक का मतलब पीठ। तो बीमारी आपको समझ में आई। तो पूरे शरीर पे इसमें दाने पड़ने लगते हैं, इस टाइप की ये बीमारी है, इसीलिए इसको पेम्फिगस बोलते हैं। पेम्फिगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्रीक में पेम्फिगस का मतलब क्या होता है, पेम्फिक्स, पेम्फिक्स का मतलब होता है ब्लिस्टरिंग। ठीक है, क्यों ब्लिस्टरिंग हो जाती है, क्योंकि सेल्स जो है हमारी कमजोर हो जाती हैं, और जब सेल्स आपस में ये कमजोर होने लगेंगी, है ना, तो उससे क्या होगा कि वहां पे लूज हो जाएगी स्किन, और वहां पे दाने पड़ने लगेंगे। दाने पड़ेंगे, इसके बाद फूट जाएंगे, घाव हो जाएगा, सोर बन जाएंगे, है ना। और क्यों होती है ये, कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून का मतलब एंटीबॉडीज बनती हैं। कैसे एंटीबॉडीज बनती हैं, अगेंस्ट डेस्मोग्लिन बनती हैं। और डेस्मोग्लिन हमारा क्या है, डेस्मोग्लिन हमारा एक तरीके का ग्लू है, और ये ग्लू क्या करता है, ये हमारी सेल्स को आपस में चिपका के रखता है। अगर ये जो है हमारा ये गायब हो जाएगा अगर, तो सेल्स आपस में भागने लगेंगी, इधर उधर भागने लगेंगी, और हमारी ब्लिस्टरिंग होने लगेगी। तो आई थिंक आप लोग समझ पाए होंगे। तो एक बार जल्दी से आ जाओ चैट सेक्शन में। यस, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज कौन सी है, विच डिजीज इज ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिजीज, कोई नाम बताओ जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। पेम्फिगस, पेम्फिगस, पेम्फिगस वल्गेरिस, पेम्फिगस, ये आप लोगों को याद रखना है। अब ऑटो इम्यून है तो आपको समझ में आ गया, ऑटो इम्यून है तो एंटीबॉडीज बनेंगी। ये केडी त्रिपाठी में नहीं है, जीवेश, है ना, ये थोड़ा सा मैं अलग से आपको स्किन का पोर्शन बताए दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा ना एक स्किन का कोर्स बन जाए। तो हमारा फार्माकोलॉजी में एंटी फंगल, एंटी वायरल ये सब पढ़ी हैं, तो कुछ जो आपकी पैथोलॉजी में, आपकी मेडिसिन में, और आपकी फार्मा में जो स्किन की डिजीजेज हैं, वो हम यहाँ पे कवर कर देंगे, है ना, जिससे कि आपकी स्किन का एक, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं अलग से, है ना, उनको एक वहाँ पे कोर्स मिल जाएगा, वो लोग बाद में परचेज करके पढ़ सकते हैं। तो पेम्फिगस, पेम्फिगस आप समझ गए। तो पेम्फिगस में क्या होगा, इट इज ए एंटीबॉडी हमारी, और ये जो एंटीबॉडी है
अगेंस्ट किसके बनती हैं? वो प्रोटीन आप लोग याद कर लो, किसके अगेंस्ट बनती हैं? डेस्मोग्लिन। डेस्मोग्लिन। तो थोड़ा सा बस दिमाग में रखो चीजों को, कुछ कुछ ऐसी बीमारी होती है, अगर नहीं भी याद आए, है ना, तो ये खासतौर से आपसे फाइनल ईयर में पूछा जाएगा या पैथो में पूछा जा सकता है, सेकेंड ईयर में शॉर्ट नोट्स आ सकता है। ठीक है, पैथो में पूछा जाएगा, फार्मा में नहीं पूछा जाएगा। तो आप जो है वहां पे ये लिख सकते हो। अगर डेस्मोग्लिन नहीं याद आए तो इतना ही लिख सकते हो, एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट द, है ना, ए प्रोटीन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशंस ऑफ द सेल्स, जो कि सेल्स के एडिशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्रोटीन दिस सेल्स बिकम सेपरेटेड विद ईच अदर। ठीक है, तो ये आप ऐसे करके लिख सकते हो। डेस्मोग्लिन याद है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। ये मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बताता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। आपको अटकना नहीं है, आपकी एक जगह अटक गए और बैठे हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पेम्फिगस। टाइप्स ऑफ पेम्फिगस। ठीक है, ये बीमारी कितने टाइप की होती है? तो बहुत टाइप की होती है, लेकिन हम लोग मेनली 4 टाइप्स की पढ़ेंगे यहाँ पे। मेनली 4 टाइप्स। ठीक है, सबसे पहला जो आपने अभी नाम बताया, दैट इज पेम्फिगस वल्गेरिस। पेम्फिगस के लिए हम पी लिख देते हैं, पेम्फिगस वल्गेरिस। ठीक है, अब इसके बारे में 2-3 बातें कर लें। तो इसमें, है ना, डेस्मोग्लिन एक्चुअली कई तरीके की होती है। तो यहाँ पे ए बी फॉर एंटीबॉडीज, तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 3। ये 1 2 3 कई तरीके की होती है। तो डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बनती हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे खास बात क्या होती है कि जो हमारे सोर्स बनते हैं, है ना, जो हमारे ब्लिस्टर बनते हैं, ब्लिस्टर्स ऑफन ओरिजिनेट इन द माउथ। ओरल कैविटी से दाने बनने शुरू होते हैं, ये यहाँ पे खास बात है ना, कि ओरल कैविटी से या ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन पे हमारे सबसे पहले होते हैं, है ना। ऑफन ओरिजिनेट यानी कि फर्स्ट, सबसे पहले कहाँ पे बन गए आपके? तो ओरल कैविटी में बन गए। ठीक है, और फिर इसके बाद में इन्वॉल्व स्कैल्प, चेस्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा, यहाँ पे एक बड़ी खास बात है कि स्किन हमारी इतनी लूज हो जाती है ना, कि अगर हम लोग उस स्किन को रगड़ें, अगर कस के रगड़ दें, तो वहां पे रगड़ने से, है ना, जो एपिडर्मिस है वो हमारी अलग हो जाएगी। वहां की सेल्फ तुरंत ही, मतलब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, है ना, छूने से ही जैसे घाव हो गया। होता नहीं है उनकी स्किन, जैसे पुराने जमाने में राजकुमारी, हम तो छुओ मत, है ना, वहां पे घाव हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो वैसा ही हो जाता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं निकोल्स्की साइन। तो ये साइन आपसे कभी कभी एमडी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो निकोल्स्की साइन बोलते हैं इसको। तो लिख देता हूं मैं, रबिंग ए कॉटन स्वैब आर फिंगर। कॉटन स्वैब से या फिंगर से अगर हम रगड़ दें लेटरली ऑन द सरफेस ऑफ अनइन्वॉल्व्ड स्किन, अनइन्वॉल्व्ड स्किन। ठीक है,
may cause separation of the epidermis, may cause separation of epidermis। ठीक है, तो अगर हमारी इसको बोलते हैं निकोल्स्की साइन। ठीक है, तो इस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकोल्स्की साइन कहाँ पे मिलता है, किस बीमारी में मिलता है। ठीक है, तो ये पेम्फिगस में मिलता है, और इसमें छूने से क्या होती है, स्किन हमारी एकदम सेपरेट हो जाती है, वहां पे घाव सा हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड पेम्फिगस वल्गेरिस। ये आपको समझ में आ गया। अब दूसरे पे आ जाओ। सेकंड बीमारी टाइप है ना, सेकंड टाइप क्या था? तो पेम्फिगस फोलिएसियस। पी लिख देता हूँ, पेम्फिगस फोलिएसियस, पेम्फिगस फोलिएसिस। इसमें जो है एंटीबॉडी बनती है अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 1। ठीक है, ये भी उसी का एक पार्ट है, डेस्मोग्लिन 1। इसमें जो खास बात होती है, अगर उससे हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी सुपरफिशियल है ना, सुपरफिशियल फॉर्म, सुपरफिशियल फॉर्म, लेस सीवियर, उसके कंपेयर में लेस सीवियर है। दूसरी बात, अगर उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है कि माउथ में नहीं होते हैं, तो माउथ सोर्स यानी कि म्यूकस इन्वॉल्वमेंट एब्सेंट। स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जो ओरल कैविटी है, वहां पे जो मुंह में हमने बनाया था, है ना, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो क्यूटेनियस लीजन आपके प्रेजेंट है, और इरोजन इसमें क्या होते हैं, सुपरफिशियल, हल्के हल्के से होते हैं। ठीक है, म्यूकोसल जो लीजन्स हैं वो नहीं होते, म्यूकस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। जिसको बोलते हैं फोलिएसियस। तीसरा हमारा है ड्रग इंड्यूस्ड। मेन पहला वाला ही था, मोस्ट कॉमन। ड्रग इंड्यूस्ड, नाम से पता चल रहा है कि कुछ दवाइयां हैं जिनकी वजह से पेम्फिगस हो सकता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल पेंसिलामीन या कैप्टोप्रिल। तो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी हो सकता है कि कुछ दवाइयों की वजह से हमारी डिस्मोग्लिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाए, और इसी टाइप का पेम्फिगस टाइप की बीमारी हो जाए हमारे शरीर पे, है ना, ये ब्लिस्टर पड़ने लगे, ब्लिस्टरिंग होने लगे। ठीक है, तो ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। तो अगर कोई नई ड्रग आपने किसी मरीज को शुरू कर रही है और कुछ ऐसा दिखने लगे, तो आप समझ जाओ कि भाई कुछ गड़बड़ है। लास्ट हमारा जो चौथा टाइप है वो है पैरानियोप्लास्टिक, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। अब ये आप लोगों को पता होगा इसका क्या मतलब होता है। नियोप्लास्टिक का मतलब क्या होता है, कैंसर, नियोप्लान कैंसर। पैरा का मतलब पैरेलल, यानी कि कैंसर के पैरेलल में पेम्फिगस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब कि पेम्फिगस में बी एसोसिएटेड विद कैंसर। एग्जाम्पल लिम्फोमा। अब लिम्फोमा का पेशेंट है, उसको कैंसर है, लेकिन उसकी वजह से आपकी डेस्मोग्लिन प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो गई और पेम्फिगस जैसी बीमारी हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये चार टाइप के हो गए, कैंसर के साथ में, ड्रग के साथ में, और पेम्फिगस फोलिएसिस, एंड इसके अलावा पेम्फिगस वल्गेरिस, जिसमें मोस्ट कॉमन ये है हमारा पेम्फिगस वल्गेरिस, मोस्ट कॉमन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अगर किसी को होता है तो हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इस मरीज की, क्या जांच करेंगे कि हमें पता चल जाए। तो इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन मेनली जो है ना, दो है। पहला पहला है इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टडी।
इम्यूनोफ्लोरेसेंस। ठीक है, और दूसरा है हमारा एलाइजा। ठीक है, तो एलाइजा फॉर पैथोजेनिक एंटीबॉडी। एलाइजा फॉर पैथोजेनिक एंटीबॉडी। ठीक है, तो जो एंटीबॉडीज हमारी हैं डेस्मोग्लिन के अगेंस्ट में, है ना, पैथोजेनिक एंटीबॉडीज आगे भी लिख सकते हो, अगेंस्ट डेस्मोग्लिन। ठीक है, ये दो टेस्ट हैं हमारे। ये जो टेस्ट का डायग्राम मैंने लगाया है ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस वाला है। दिस इज इम्यूनोफ्लोरेसेंस। और जब इम्यूनोफ्लोरेसेंस से हम देखते हैं, है ना, इसमें, तो ये आप देखो पेम्फिगस वल्गेरिस और इंट्रासेलुलर आईजीजी डिपॉजिट, ये जो ग्रीन कलर का आप दिखा रहा है ना, ये इंट्रासेलुलर आईजीजी डिपॉजिट्स हैं, ये जो ग्रीन कलर के हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये एंटीबॉडी आईजीजी डिपॉजिट, आईजीजी क्या है हमारी, आईजीजी क्या है, एंटीबॉडीज है। तो एक तरीके की एंटीबॉडीज आपकी यहाँ पे जमा हो गई हैं सेल्स के बीच में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, आईजीजी एंटीबॉडी। ये इम्यूनोफ्लोरेसेंस हम लोग टेस्ट कराते हैं और ये एंटीबॉडीज इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। और दूसरा आप एलाइजा टेस्टिंग करा सकते हो कि सीधे सीधे एंटीबॉडीज पता चल जाए। राइट, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आ जाओ ट्रीटमेंट पार्ट पे। तो ट्रीटमेंट पार्ट पे अगर ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो इम्यून डिजीजेज में एक ट्रीटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कार्टिकोस्टेरॉइड्स। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है तो ज्यादातर हम लोग कार्टिकोस्टेरॉइड से ट्रीट करते हैं। और यहाँ भी वही बात है। ठीक है, और जो कॉमनली हम लोग यूज करते हैं वो है प्रेडनिसोन। तो प्रेडनिसोन 60 to 80 मिलीग्राम पर डे। ठीक है, तो ये हम लोग दे देते हैं। और इसको देने से कई बार जो है हमारी बीमारी काफी कुछ एकदम क्योर तो नहीं होती, लेकिन रिमिशंस हो जाते हैं, कुछ समय के लिए ठीक हो जाती हैं। और कार्टिकोस्टेरॉइड के अलावा फिर दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, इम्यूनोसप्रेसेंट, अदर इम्यूनोसप्रेसेंट जो है। कार्टिकोस्टेरॉइड भी इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं, है ना, लेकिन कार्टिकोस्टेरॉइड्स के बहुत सारे रोल होते हैं। कुछ हमारी क्लासिकल इम्यूनोसप्रेसेंट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे एजाथायोप्रिन, एजाथायोप्रिन। ठीक है, या माइकोफिनोलेट, माइकोफिनोलेट, मोफेटिल। याद हो जाए तो याद हो जाए, नहीं याद हो रहा तो कोई बात नहीं है ना, आपको पता होना चाहिए। तो एजाथाइरोपिन या माइकोफिनोलेट, मोफेटिल। ठीक है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं। और भी कुछ नई ड्रग्स आ गई हैं, है ना, लेकिन वो मैं इतनी नहीं बता रहा हूँ आपको। आप बस कॉन्सेप्ट याद रखो, और अगर एग्जाम में केवल इम्यूनोसप्रेसेंट एजाथाइरोपिन करके भी लिख दोगे क्योंकि ये पॉपुलर है, तो आप हम बता सकते हो, क्योंकि ये बीमारी उतनी पॉपुलर नहीं है, उतनी कॉमन नहीं है, पर आपके कोर्स में है, सिलेबस में है, पैथो में मैंने देखा, और इसलिए मुझे लगा कि मेडिसिन में, पैथो में ये पूछी जा सकती है, और स्किन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको इसका एक बेसिक आइडिया बता दिया। ठीक है, और आई थिंक ये आप लोग समझ पाए होंगे इन सब बातों को। ठीक है, तो फिर से देख लो, इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करते हैं। इम्यूनोफ्लोरेसेंस में हमारी जो एंटीबॉडीज हैं ये ग्रीन कलर की दिखती हैं, और अगर ये एंटीबॉडीज हमारी स्किन में दिख रही हैं, इसका मतलब कि वहां पे ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन हुआ है, और वो हमारी, है ना, ये पेम्फिगस बीमारी हो सकती है। दूसरा, एलाइजा से हम लोग सीधे सीधे ऑटो एंटीबॉडीज को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो एलाइजा करा सकते हैं। ठीक है, सिम्टम्स में हमने आपको बताया कि मोस्टली ब्लिस्टरिंग होती है, ओरल कैविटी या पूरे शरीर पे हो सकती है। ठीक है,
और क्यों हो जाती है? अगर वल्गेरिस है तो ओरल कैविटी में होगा, लेकिन फोलिएसिस है तो हमारा ओरल कैविटी में नहीं होता है। निकोलिस्की साइन आप लोग याद रखना, है ना, कि रबिंग करने से आपकी स्किन वहां पे सेपरेट हो सकती है ना, घाव हो सकते हैं वहां पे, है ना, जरा सा आपने कस के दबा दिया स्किन तो वहां पे घाव हो जाएंगे। राइट। तो अब आ जाओ एक बार चैट सेक्शन में। यस। तो बताओ भाई, आप लोगों को समझ में आई ये बीमारी? पेम्फिगस के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। तो मेन ट्रीटमेंट, अगर कोई हमारी ऑटो इम्यून डिजीज है जिसमें एंटीबॉडी बन रही है, तो मेन ट्रीटमेंट में हम लोग कौन सी दो मेडिसिन यूज करते हैं? तो दो ग्रुप हम अगर बोलें तो दो ग्रुप हम लोग, एक तो कार्टिकोस्टेरॉइड, कार्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप है जिसमें प्रेडनिसोलोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, बहुत सारी दवाइयां हैं, कॉमनली प्रेडनिसोलोन यूज करते हैं। तो कार्टिकोस्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स। तो ये अगर कोई भी आपकी ऑटो इम्यून डिजीज है तो आपको यही दवाइयां देनी है। हर ऑटो इम्यून डिजीज में, ये बिल्कुल हम आपको सीधा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि अगर ऑटो इम्यून डिजीज है, कहीं भी ऊपर पढ़ाते समय आपका ये वर्ड आ जाए ऑटो इम्यून डिजीज है, तो 90% चांस है कि इनमें से आपको, है ना, ट्रीटमेंट में या तो कार्टिकोस्टेरॉइड या इम्यूनोसप्रेशन या दोनों दे सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, मेडिकल का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा कभी कभी कुछ बीमारियां कैंसर में देखी गई हैं, कैंसर में बहुत सारी बीमारियां साथ में होने के चांसेस होते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या बोलते हैं, जब उसको क्या बोलते हैं, कैंसर के साथ जो दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, लिम्फोमा में जैसे, लिम्फोमा के साथ में पेम्फिगस हो गया तो उसको बोलते क्या है? पैरानियोप्लास्टिक। ये वर्ड आपको याद करना है, पैरानियोप्लास्टिक। कैंसर के साथ अगर कुछ हो रहा है, कैंसर के साथ एनीमिया हो जाए, कैंसर की वजह से फ्रैक्चर हो जाए, कैंसर की वजह से कैंडिडा हो जाए, कैंसर की वजह से कुछ भी हो जाए, तो वो सब पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम होते हैं, है ना, पैरानियोप्लास्टिक। और क्योंकि अगर कैंसर के वजह से पेम्फिगस हो जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस, पैरानियोप्लास्टिक पेम्फिगस। ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा। एंड पेम्फिगस का मतलब क्या होता है इन ग्रीक? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेम्फिगस इन ग्रीक? तो पेम्फिगस का मतलब है ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब है दाने पड़ जाना, दाने पड़ जाना। और जब दाने फूट जाते हैं तो घाव हो जाता है, और घाव को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? सोर, SORE, सोर, सोर। राइट। ठीक है, तो आप ये दोनों बीमारियां अच्छे से पढ़ लेना, इनको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। राइट। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। यस। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ये नेचुरल होता है जीवेश। अगर आपका बचपन से या किसी को मरीज को अगर स्वेटिंग हो रहा है, तो किसी को ज्यादा या किसी को कम होता है। ठीक है, इन्वायरमेंट एंड टेम्परेचर एंड कपड़ों के हिसाब से। तो उसमें ऐसा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जिसको नहीं होती है अचानक से होने लगे, ठीक है, तब दिक्कत है। स्पेशली स्वेटिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट हमें जो आता है रोल, वो आता है मायोकार्डियल इंफाक्शन में, है ना, कि जिसको स्वेटिंग नहीं हो रही है या हो रही है, कभी कभी अचानक से मॉर्निंग टाइम में बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगती है। एक्सेसिव स्वेटिंग विद चेस्ट पेन या विदाउट चेस्ट पेन, जिनको डायबिटीज होती है तो उनको कई बार चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन स्वेटिंग तब भी हो जाती है।
तो अगर अचानक से कुछ बहुत ज्यादा स्वेटिंग होने लगे तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक हो सकता है। लेकिन नॉर्मली अगर स्वेटिंग हमेशा सबको, किसी को बहुत ज्यादा हो रही है, किसी को बहुत कम हो रही है, तो उसमें कोई बीमारी नहीं है, नेचुरल है। और हम लोग इसमें एंटी डिओड्रेंट यूज कर सकते हैं, एंटी स्वेटिंग वाले आते हैं, जिससे कि स्वेटिंग थोड़ी कम हो जाए। ठीक है, तो ओके, बाय बाय। थैंक यू।